आया मत देखा जान लो। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विद्या कोचिंग कराऊं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने आपको त्रिभुज की इनइक्वालिटी, त्रिभुज की असमानताओं पर प्रमेय आपको पढ़ाया और अभी तक हमने आपको 4 प्रमेय पढ़ाया। 4 प्रमेय के आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम लोग 5वां, 6वां, 7वां और 8वां प्रमेय कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपको अंत तक बने रहना होगा, क्योंकि आज मैं चाहता हूं ट्रायंगल इनइक्वालिटी के सारे थ्योरम आज मैं कंप्लीट कर दूं और एक ही वीडियो में हम आपको कंप्लीट कर दूं। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है, आप जानते होंगे। और ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर हमारा 8 है, आपको ध्यान देना होगा। इस तरह से हम लोग बढ़ते चले जा रहे हैं और आप लोग वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि पीछे का वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अरे भाई, पीछे का वीडियो देखेंगे तभी तो आगे का समझ में आएगा। ठीक, जो लोग नए जुड़े हुए हों, कृपया करके आप पीछे वाली वीडियो थ्योरम, त्रिभुज की असमानताएं क्या होती हैं, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के प्रकार, उसके कुछ हमने बताया था, उसकी गुण, सब कुछ हमने बताया हूँ। आप उसको देखिए, फिर आकर के यहाँ पे एंट्री करिए। अगर आप पहले से पढ़े हुए हों तो कोई बात नहीं, आप यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, यूक्लिड चाचा को नमन हम लोग करते हैं। आप भी करिए, जहाँ बैठे हैं यूक्लिड चाचा को नमन करिए। इनको जब तक आप नमन नहीं करेंगे तब तक आपकी ज्योमेट्री अच्छी नहीं होने वाली है। क्लियर? तो इनके विचारों के साथ आगे बढ़ना है हमको। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सुविचार। आप जानते हैं कि हमें मोटिवेट रहना है और आपको भी मोटिवेट रखना है। इसके लिए हमें इस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है कि एक एक मोटिवेशन आपको, आपके पूरे दिल और दिमाग में पूरी तरह से ये बैठ जाए। जैसा कि मैंने आपको लाया हूँ, क्या कोई मंजिल तब तक दूर है जब तक उसके लिए पहला कदम न उठाया जाए। क्लियर? क्या कहना मेरा? ये कहना चाहता हूँ, कोई भी मंजिल तभी तक दूर है जब तक आप उस पर पहला कदम नहीं उठा सकते। अगर आप पहला कदम उठा दिए, आप स्टार्ट करना सीख गए, जैसे मैंने बोला कि आप पूरी ज्योमेट्री खत्म कर डालिए। जो मैंने पढ़ाया हूँ पूरा वीडियो देख लीजिए। आप उस वीडियो को देखना शुरू तो करिए, तो पहले आप शुरू नहीं करते हैं। अगर आप शुरू करना शुरू कर दिए ना, इसका मतलब ये हुआ कि आप मंजिल तक पहुँचने वाले हैं। ठीक, अगर आपको मंजिल तक पहुंचना है तो सबसे पहले आप स्टार्ट तो करना जरूरी पड़ेगा, और स्टार्ट जो करते हैं तो वो जल्दी मंजिल तक पहुंचते हैं। क्लियर? तो आपको ये मोटिवेट रखना पड़ेगा आपको। और पहला कदम, हर एक अचीवमेंट के लिए पहला कदम बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर पहला कदम नहीं उठाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे, तो आप मंजिल तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो आपको मंजिल तक पहुँचना है तो वो फर्स्ट स्टेप आपको लाना पड़ेगा। क्लियर? तो हम यही कहना चाहेंगे, आप इस विचार से मोटिवेट होकर के लग जाइए और हमारे जितने भी ज्योमेट्री के पढ़ाए हुए हैं सब कुछ पढ़ना शुरू कर दीजिए और मेहनत करिए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट हो जाएगा आपका। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का प्रमेय नंबर 4 हो गए थे, 5वां, थ्योरम नंबर 5। तो हम लोग आज कंप्लीट करेंगे 5वां थ्योरम। ठीक है, अब हम लोग पहला प्रमेय क्या पढ़े थे, आपको थोड़ा रिकॉल करा दे रहा हूँ। पहला थ्योरम क्या थी? त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। आपको बताया था ABC, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। पहला थ्योरम। दूसरा थ्योरम हमने क्या प्रूव किया था कि त्रिभुज के कोई दो एंगल का सम, दूसरा थ्योरम हमने क्या बताया था, एक्सटीरियर एंगल जो है, ये जो हमारा जो एक्सटीरियर एंगल है, इनके विपरीत अंतः कोणों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये हमारा y है तो क्या हो जाएगा, x है, ये तो हमारा z है। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल y इक्वल टू एंगल x प्लस एंगल z। ये दो थ्योरम हम लोग पढ़ लिए थे। एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के क्या होता है, बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और तीसरा थ्योरम हमने क्या पढ़ा था कि त्रिभुज के सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, यानी कि ऑल एक्सटीरियर एंगल सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये हम लोगों ने प्रूव किया था। फिर हम लोगों ने चौथा थ्योरम क्या प्रूव किया था, क्या कि अगर भुजा बड़ी हो
ए बी इक्वल टू मान लो बी सी है। अगर त्रिभुज में मान लो ये है ए, ये है बी, ये है सी, ए बी अगर भुजा बी सी से बड़ी हो, बी सी से बड़ी हो, तो ए बी के सामने वाला कोण और बी सी के सामने वाला कोण का संबंध हमने क्या बताया था। ए बी के सामने वाला कोण क्या है, ये मान लेता हूँ क्या है, पी है। एंगल पी बड़ा होगा ए सी के सामने वाला कोण से, यानी बी सी क्या है, ये है बी सी के सामने वाला कोण क्या है, जेड। आपको मैंने बताया था बड़ा कोण बड़ी भुजा, छोटा कोण छोटी भुजा। इस सब चीज़ों को हम लोगों ने कवर कर लिया अच्छे से। इतना आप लोग अगर जानते हो तो लगे रहिए, अगर नहीं जान रहे हैं तो पीछे आप, रिक्वेस्ट है हमारी, पीछे आप जा करके जरूर देखिए। क्लियर? तो चलिए हम लोग क्लीन करते हैं। ओ सॉरी, पूरा क्लीन कर दिया, ये तो गलत बात है। क्लीन हम लोग उतना ही करेंगे ना जितना हम लोग ज़रूरत है। आज हम लोग थ्योरम नंबर 5वां पढ़ेंगे। 4 थ्योरम हम लोगों ने प्रूव कर लिया था। 5वां थ्योरम को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि थ्योरम कहना क्या चाहता है। तो थ्योरम को समझने के लिए हम करते क्या है, आपको दिखा रहे हैं क्या करते हैं हम लोग। छोटा सा इसको बनाएंगे और जगह हमको ज़्यादा दिखने लगेगा, जगह हमको ज़्यादा दिखने लगेगा। देखिए दिखने लगा है आपको, जगह अच्छा लगेगा। अब आपको ये थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, अच्छी बात है। तो किसी त्रिभुज में बड़े कोण, देखिए कोई त्रिभुज हो, मान लो त्रिभुज ए बी सी, कहना क्या चाहता है ये समझिए। पहले कहना ये चाहते हैं कि कोई त्रिभुज में जो जितना ही बड़ा कोण होगा, बड़ा कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। अगर कोण बी बड़ा है, मान लो कोण सी से, कोण बी बड़ा है कोण सी से, इसका मतलब ये हुआ कोण बी के सामने वाली भुजा क्या है, ए सी, बड़ा होगा कोण सी के सामने वाली भुजा क्या है, ए बी सी। यानी कि ए सी ए बी से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये कहना चाहता है। ठीक है, तो सम्मुख भुजा बड़ी होती है। अगर एक और थ्योरम इसी का उल्टा, देखिए ए बी सी, अगर मैं बोलूँ ए बी बड़ा है किससे, ए सी से, इसका मतलब यह हुआ कि बड़ा कोण बड़ी भुजा, सॉरी बड़ी भुजा बड़ा कोण, बड़ा कोण बड़ी भुजा। क्लियर? यानी कि जस्ट उसी का उल्टा है। अगर ए बी बड़ा है तो ए बी के सामने वाला एंगल क्या होगा, एंगल सी, और ए सी के सामने वाला एंगल क्या है, बी, ये बड़ा होगा। तो बड़ा भुजा बड़ा कोण, बड़ा कोण बड़ी भुजा, या छोटा कोण छोटी भुजा, छोटा कोण छोटी भुजा, छोटी भुजा छोटा कोण। इस तरह से आपको क्लियर होना पड़ेगा और ये आपको प्रूव करना है। आज हम लोग यही प्रूव करेंगे। ठीक, तो आज हम लोग इसी थ्योरम को प्रूव करेंगे। चलिए हम लोग प्रूव करने के लिए रेडी हो गए हैं, तो स्टार्ट करते हैं प्रूव करना। इसी थ्योरम को हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं क्या बोलते हैं, बड़ा कोण बड़ी भुजा, बड़ा कोण बड़ी भुजा। इसी को हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं ग्रेटर एंगल ग्रेटर साइड, ग्रेटर एंगल ग्रेटर साइड। बड़ा कोण बड़ी भुजा, ये आपको पता होनी चाहिए और इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। इस थ्योरम को शॉर्टकट में आप बोल सकते हैं। इसके पीछे वाले थ्योरम को हम क्या बोल सकते हैं, बड़ी भुजा बड़ा कोण, यहाँ बड़ा कोण बड़ी भुजा। ऐसे मैं इसका उल्टा भी बोल सकता हूँ, छोटा कोण छोटी भुजा। इस तरह से हम लोग इसको आगे बढ़ सकते हैं। क्लियर? अब करना क्या है, ठीक, चलिए पहले ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग। एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल में आपको दिखाना है, पहली बात तो हमको बड़ा कोण दिया रहेगा और बड़ी भुजा सिद्ध करना रहेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं एंगल बी दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी क्या है, बड़ा है, मान लेता हूँ एंगल सी से, एंगल बी एंगल सी से बड़ा है। क्लियर? अब हम लिखते हैं, थोड़ा सा आगे बात करते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है हम लोगों को, ये भी देख लेते हैं। सिद्ध यही करना है कि बड़ी कोण के सामने वाली भुजा ए सी
ए सी बड़ा होगा छोटे कोण के सामने वाली भुजा से, छोटा होगा क्या होगा, एक कोण सी के क्या है, ए बी है, तो ए सी बड़ा होगा किससे, ए बी से। क्लियर, ये हम लोगों को सिद्ध करना है। अब हम लोगों को क्या करना है, रचना करने की ज़रूरत तो मेरे ख्याल से नहीं है, ठीक, क्योंकि ज़रूरत क्यों नहीं है अभी आपको दिख जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे क्या, उत्पत्ति। इसके अपोजिट, इसका जो ये वाला थ्योरम था, यानी कि बड़ी भुजा बड़ा कोण वाले में, उसमें हमको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ गया था, क्योंकि वहाँ पे दिखाना पड़ गया था कि एंगल बड़ा होगा, इस तरह से करना पड़ गया। यहाँ पे आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पीछे वाले थ्योरम का हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो हमने थ्योरम पढ़ा है पीछे, इसका चौथा वाला थ्योरम, उसको यहाँ अप्लाई करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए उसके पीछे की जो थ्योरम है उसको अप्लाई कर सकते हैं हम। क्लियर, यहाँ पे हम इस थ्योरम को अगर प्रूव कर रहे हैं तो इसके पीछे वाले थ्योरम को हम अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे हम यूज में ला सकते हैं, ठीक है। इसीलिए थ्योरम को स्टेप बाय स्टेप में कराया जाता है। अब ऐसा नहीं कि पहले मैं इसको ले लूँ फिर उसके बाद इस तरह, मतलब अरेंज, मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से थ्योरम का नंबरिंग होता है, ये समझ लीजिए। ये नंबरिंग अगर सिस्टमेटिक ढंग से ना हो तो कौन सा थ्योरम कहाँ अप्लाई कर दूँ, इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत गलती कर देंगे, ठीक है। तो आपको इस तरह से एक आर्डर में, सिस्टम में, एक आर्डर में आपको थ्योरम को पढ़ना पड़ता है, और वही चीज़ मैं करा रहा हूँ आपको, एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ा रहा हूँ। क्लियर, तो उत्पत्ति में देखिए करना क्या है। अब ये बताइए, कह क्या रहा है, एंगल बी ग्रेटर देन एंगल सी, यानी कि हमको ये सिद्ध करना है। अब ये बताइए, ए सी और ए बी के बारे में हम क्या कह सकते हैं, ए सी और ए बी के बारे में हम क्या कह सकते हैं। कह रहा है ए सी जो है ए बी से बड़ा होना चाहिए। अगर ए सी ए बी से बड़ा होगा तो हमको ये बताइए आप, ए सी ए बी से बड़ा होगा तो इसके अलावा और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी कि ए सी तथा ए बी के बीच का संबंध, क्या क्या संबंध हो सकता है। एक तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, ए सी या तो ए बी से बड़ा हो जाए, दूसरा ए सी या तो ए बी के बराबर हो जाए, तीसरा ए सी या तो छोटा हो जाए किससे, ए बी से। यानी कि आप किसी से कंपेयर करते हैं, आप दुनिया की कोई भी 2 वस्तु ले लीजिए, ठीक है, एक ही यूनिट के हों, अगर उनको उनसे कंपेयर करेंगे, किसी को किसी से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास 3 तरह के रिजल्ट मिलते हैं। कितने, 3 तरह की पॉसिबिलिटी बनती हैं। पहली ये पॉसिबिलिटी बनती है, या हो सकता है वो उससे बड़ा हो, या उससे छोटा हो, या उसके बराबर हो, वही चीज़ मैंने दिखाया हूँ। यानी कि इन दोनों भुजाओं को अगर मुझे कंपेयर करना हो, हमको ए सी को बड़ा दिखाना है, ए सी को बड़ा दिखाना है ए बी से, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये 3 पॉसिबिलिटी हम दिखाएंगे। अच्छा, इन तीनों पॉसिबिलिटी से हमको क्या करना होगा, प्रूव करना होगा, हर एक पॉसिबिलिटी को लेकर के चेक करना होगा कहाँ पे पॉसिबल है और कहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इन दिए गए 3 पॉसिबिलिटी में से कोई एक पॉसिबिलिटी हमारी ट्रू होगी, यस, तो वही जो पॉसिबिलिटी ट्रू होगी वही हमको बताएगी कि इस तरह से हम सिद्ध कर ले गए कि ए सी ग्रेटर देन ए बी। क्लियर, क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं क्योंकि अभी हम इसमें पीछे वाले थ्योरम का अप्लाई करेंगे। पीछे वाले थ्योरम क्या बोलता है कि बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है, और ये थ्योरम क्या कह रहा है, बड़ा कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है। जस्ट अपोजिट है, बस उसको अपोजिट की तरीके से प्रूव करना है, उसी थ्योरम का अप्लाई करके यहाँ आगे बढ़ना है। क्लियर, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। केस नंबर फर्स्ट लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट, पहला केस ले लिया। जब पहला केस लेंगे तो आपको दिखाना होगा, और क्या दिखाना है तो लगे रहना पड़ेगा, ठीक। केस नंबर फर्स्ट में क्या कि ए सी ग्रेटर देन क्या है, ए बी है। ये पहला केस, ए सी ग्रेटर देन ए बी है, तो ए सी ग्रेटर देन ए बी है, इसको दिखाना पड़ेगा। अच्छा, ए सी ग्रेटर देन ए बी है तो इसका मतलब ये हुआ ए सी के सामने वाली भुजा, मतलब भुजा ए सी के सामने वाला कोण और भुजा ए बी के सामने वाला कोण का संबंध वही होगा जो इसका संबंध है। यानी कि ए सी के सामने वाला कोण क्या है, ए सी के सामने वाला कोण क्या है, बी है, तो कोण बी बड़ा होगा। ए बी के सामने वाला कोण क्या है, सी है, तो कोण सी। ये कहाँ से लाएं, इसका हम यूज किए हैं कहाँ से, प्रमेय नंबर 4 से। प्रमेय 4 से कहाँ से यूज किए हैं, थ्योरम नंबर 4 से, प्रमेय नंबर 4 से। क्या प्रमेय नंबर 4 बोलता है कि बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है। इस तरह से हमने बनाया। जब ये पॉसिबिलिटी लिए तो हमारा रिजल्ट ये आया, कोण बी ग्रेटर देन कोण सी।
क्या हमको ये प्रूव करना है कोण बी ग्रेटर देन सी? यस, तो कोण बी को कोण सी से हमको प्रूव करना है, इसका मतलब ये रिजल्ट हमारा सही मिल रहा है। अच्छा चलिए केस नंबर 2 को लेते हैं। केस नंबर 2 को लेते हैं। केस नंबर 2 क्या कह रहा है? ए सी इक्वल टू क्या ले लें? ए बी ले लें। ए सी इक्वल टू ए बी ले लें। देखिए प्रूव करने के लिए कोई ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको लिखना कैसे है, बाकी तो प्रूव तो हो चुका है। क्या हो चुका है? जो थ्योरम नंबर पहला चौथा हम लोग प्रूव किए थे, इसका अपोजिट वाला वही जस्ट उसी का उल्टा वाला है, बस उसी को लिखने का तरीका आपको बता दे रहा हूँ कैसे लिखा जाता है। क्लियर? तो अब बताइए ए सी बराबर ए बी है, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं क्या हो गई? बराबर हो गई। अब बराबर हो गई तो इसके सामने वाला कोण और इसके सामने वाले कोण, दोनों कोण क्या हो गए? बराबर हो गए। एंगल बी इक्वल टू क्या हो गया? एंगल सी। एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, तो क्या हमको इस केस में ये रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। हमको सिद्ध करना है ये, अगर कोण बी ग्रेटर देन कोण सी होगा, दिया हुआ है क्या? कोण बी ग्रेटर देन, क्या दिया हुआ है? कोण बी ग्रेटर देन कोण सी। तो बताइए कोण बी ग्रेटर देन कोण सी कैसे हो सकता है? बताइए, यहाँ दे दिया है, बराबर दे दिया है, बड़ा कैसे होगा? बी सी से बड़ा नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो सकता है? यहाँ पे यहाँ से हम लिख सकते हैं इट इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि यहाँ से पॉसिबिलिटी नहीं है, यहाँ पॉसिबल नहीं है, यहाँ संभव नहीं है कि दोनों भुजाएं बराबर हों। अच्छा केस नंबर 3 ले लेते हैं। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में क्या चलेगा हमारा? ए सी जो है ए बी के क्या है? छोटा है। ए सी छोटा है किससे? ए बी से। तो ए सी के सामने वाला एंगल क्या होगा? एंगल बी, और ये एंगल क्या हो जाएगा? सी। ए बी के सामने वाला एंगल सी क्या है बताइए? ये भी वही लिखेंगे प्रमेय नंबर 4 से, यहाँ भी यही लिखेंगे प्रमेय नंबर 4 से। ठीक है, वही करना है। तो प्रमेय नंबर 4 भी यही बोलेगा, अगर दोनों भुजाएं बराबर तो क्या हो जाएगा? कोण बराबर हो जाएंगे। बराबर तो बराबर हो जाएंगे। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है? कोण बी ग्रेटर देन सी बोल रहा है, यहाँ कोण बी लेस देन सी हो रहा है। न तो इस केस में पॉसिबल हुआ, न तो इस केस में पॉसिबल हुआ। केवल एक ही केस में हमारा संभव हो रहा है कि अगर बड़ा कोण होगा तो उसके सामने वाली भुजा बड़ी होगी। ये यहाँ से क्लियर हो रहा है और यहाँ से तो क्लियर नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इसको यहीं पे हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। केस नंबर ओनली केस 1 आर फॉलो। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं केवल केस नंबर 1 ही अनुसरण करता है, इसलिए सिद्ध होता है कि क्या लिखेंगे? केवल केस 1 ही अनुसरण करता है। केवल केस 1 ही अनुसरण करता है, इसके रिजल्ट को फॉलो करता है, इसलिए सिद्ध होता है कि, इसलिए यहां भी हमको लिखना पड़ेगा इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल इसके लिए, इस रिजल्ट के लिए ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहां से यहां से स्पष्ट होता है कि क्या स्पष्ट होता है? इट इज क्लियर क्या क्लियर होता है कि ए बी ए सी ग्रेटर देन क्या होगा? ए बी होगा। एक ही केस में कि जब ए सी के सामने वाला कोण बी और ए बी के सामने वाला कोण सी बड़ा होगा, से बड़ा होगा। क्लियर? तो ये प्रूफ हो जाता है। इस तरह से हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा तो आपको ज़रूरत क्या है? बड़ा कोण बड़ी भुजा, छोटी भुजा छोटा कोण, छोटा कोण बड़ी छोटी भुजा, और बड़ी कोण बड़ी भुजा, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट थ्योरम। नया थ्योरम क्या है? सिद्ध कीजिए कि किसी दी गई रेखा पर न पड़े, यानी कहने का मतलब ये है, इसको आप ऐसे समझिए, कोई एक रेखा है, इस रेखा पर कोई एक बिंदु नहीं है, न पड़े किसी बिंदु से, यानी इस पर कोई बिंदु ना हो। यहाँ देखिए दिया प्रूफ दैट ऑफ लाइन सेगमेंट दैट कैन बी ड्रा टू अ गिवन पॉइंट फ्रॉम अ पॉइंट। तो यानी कि एक ऐसा पॉइंट लीजिए जो इस लाइन पे लाइन कर रहा हो, और ये पॉइंट जो है इस लाइन से एकदम इनके बीच की जो दूरी होगी, इनकी जो परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी वो शॉर्टेज डिस्टेंस होगी। अगर मान लेता हूँ यहाँ पॉइंट P है और ये लाइन क्या ले लिया? AB, एक रेखाखंड ले लिया। क्लियर? और यहाँ ले लिया हमने Q।
ठीक है, यानी कि हमको ये सिद्ध करना है कि ये जो किसी दिए गए बिंदु से किसी रेखा पर जब लंब डालते हैं और वहीं उस रेखा की क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है। क्लियर? तो कहने का मतलब ये है, दिया है, क्या दिया है कि ए बी एक रेखा खंड है। ए बी क्या है, रेखा खंड है। तो बिंदु P से ए बी रेखा खंड पर लंब पी क्यू है, ये सब दिया हुआ है। क्लियर? ठीक है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि पी क्यू लंब है किस पे, ए बी पे। पी क्यू लंब है किस पे, ए बी पे, ये दिया है। अब हमको सिद्ध क्या करना है, ये पता होना चाहिए हमको। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि पी क्यू जो है न्यूनतम दूरी है, न्यूनतम दूरी है। अच्छा, न्यूनतम दूरी होने का मतलब यह हुआ कि मैं यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर दूँ, ऐसे ट्रेंगल बना दूँ, यहाँ पे ऐसे कुछ कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो यहाँ पे मान लेता हूँ कोई पॉइंट है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, ऐसे कंस्ट्रक्शन कर लिया। यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया एम, क्या ले लिया, एम ले लिया। अब ये ट्रेंगल बन जाएगा, यानी कि कहने का मतलब ये है, यहाँ जो P से जब इस लाइन पे हम लंबी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे तो ये सबसे छोटी लेंथ होगी, यानी कि सबसे छोटी भुजा होगी। क्लियर? यानी कि पी क्यू छोटा होगा, और भी कहीं पे अगर लाइन डाउन, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, यानी कि इन सभी लाइनों से क्या होगी, ये छोटी होगी। चाहे इधर आइए, कहीं पर भी जाइए, ये लाइन होगी इन सभी लाइनों से छोटी होगी, यानी यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। क्लियर? यानी कि किसी एक रेखा पर किसी दिए गए बिंदु से उस पर लंब डालते हैं तो वहीं उस रेखा की लंबवत दूरी होती है और वही न्यूनतम दूरी होती है। ये आपको हमने बताया था, दो समांतर रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी जो होती है वही न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी होती है, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। इसी को हम लोग प्रूव कर रहे हैं। तो किसी दिए गए दो समांतर, अब बताइए इस पॉइंट P से हम कितनी रेखा खींच सकते हैं, एक रेखा ऐसे खींच सकते हैं, इसके समांतर में एक रेखा खींच सकते हैं। वही चीज़ हुआ, यहाँ P हो गया, ये हमारा क्या है, AB है, और ये हमारा क्या है, Q है, सेम टू सेम वही सीन है। अब बताइए यहाँ से P से इस रेखा पर लंब डालेंगे तो यही क्या होगी, PQ एक न्यूनतम दूरी होगी। इसी को हम लोगों को प्रूव करना है। और एक बात याद रख लीजिए, कक्षा 10 की थ्योरम नंबर पहली त्रिभुज, किसमें, वृत्त में, सर्कल वाले चैप्टर में थ्योरम नंबर पहला हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पे रहेगा, आपको सीखना होगा। वही चीज़ मैंने बताना चाहा, तो वही चीज़ मैंने कहा कि ये जो होगी PM जो होगा PQ से बड़ा होगा, यानी कि PQ इन सभी लाइनों से क्या होगा, छोटा होगा। ये प्रूव करना है हम लोगों को। क्लियर? तो चलिए इन सब चीज़ों को प्रूव करने के लिए हम लोग करते हैं क्या, एक ट्रेंगल बनाते हैं। कौन सा ट्रेंगल ले लेते हैं, एक ट्रेंगल हम लोग ले लेते हैं, कौन सा, ये वाला ट्रेंगल, ये, ठीक, क्या हमारा है, PQM। ठीक है, यानी कि हमको ये सिद्ध करना है कि PM बड़ा हो जाए किससे, PQ से। अगर ऐसा हो गया, इसका मतलब PQ क्या है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, रचना में क्या किया, एक रेखाखंड PM खींचा, एक रेखाखंड PM खींचा, ये हो गया। अब क्या करेंगे, उपपत्ति। अब उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज PQB या MPQ, त्रिभुज MPQ में बन रहा है ना त्रिभुज। और कैसा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि ये दिया हुआ है, ये क्या है, लंब है, 90 डिग्री है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब लिखेंगे क्या, त्रिभुज PMPQ, त्रिभुज MPQ एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है।
और हम ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं, समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही एंगल जो 90 होगा, बाकी सब 90 से छोटे होंगे। अब बताइए 90 के सामने वाली भुजा बड़ी होगी? यस, क्योंकि सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, 90 है, और 90 के सामने वाला एंगल जो होगी भुजा वो भी बड़ी होगी, यानी कि ये भुजा इन दोनों भुजाओं से बड़ी होगी। और हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, जो हम लोग प्रमेय नंबर 4 में पढ़े हैं। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा होती है। अब सबसे बड़ी भुजा होती है, हाँ होती है, क्यों? क्योंकि वो क्या होती है, कर्ण होती है। और समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण होती है, जो हाइपोटेनियस होती है, वो सबसे बड़ी होती है। क्लियर? क्यों बड़ी होती है? क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला एंगल 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है वो। ठीक है, बड़ा कोण बड़ी भुजा। इतना लिख लेंगे हम लोग। फिर हम लोग लिखेंगे, फिर यहां से हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः, क्या अतः, यानी कि PM बड़ा होगा किससे, PQ से, और PM बड़ा होगा किससे, QM से, यानी कि PM दोनों से बड़ा होगा। ये रिजल्ट आपको मिलेगा, समझ रहे हैं? तो PM ग्रेटर देन PQ, इसलिए सिद्ध होता है कि, PM ग्रेटर देन QM, यानी कि सिद्ध होता है कि क्या, PQ छोटा है किससे, PM से, और PQ सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी इन दोनों डिस्टेंस में, अतः PQ एक न्यूनतम दूरी होगी। ठीक है, इस तरह से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में इस तरह से आप बना सकते हैं, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए कैसे करना है। आप अपनी भी लैंग्वेज में अपने से कुछ भी लिख सकते हैं, बस ये है कि इससे रिलेटेड होना चाहिए और कोई गलत नहीं कर सकता। आप भरोसा बना के चलिए। ठीक, किताब की भाषा भी आप लिखना चाहते हैं, किताब की भाषा भी लिख सकते हैं। मैं तो देखिए किताब का थ्योरम और उसको समझता हूँ और उसको अप्लाई करता हूँ, और अपनी देसी लैंग्वेज में, देसी भाषा में उसको अप्लाई करके प्रूव करता हूँ। क्लियर? तो ऐसे ही करना चाहिए, तभी आपको मैथ आएगी, समझ रहे हैं? और तभी आप उस चीज़ों को ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा समय तक आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। ठीक, नहीं तब फिर आप आज पढ़ें कल भूल जाएंगे। थ्योरम को जितना ही आप किताब से रट्टा मारने की कोशिश करेंगे, आप भूलते चले जाएंगे। आप अपने से लिखना कोशिश करिए, लिखने की कोशिश करिए। आप अपने से बनाइए कि हाँ इस थ्योरम को हमको प्रूव करना है, क्या क्या लिखना है। बच्चों के सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है कि उपपत्ति में कैसे स्टार्ट करें। अरे उपपत्ति हम स्टार्ट करते हैं जो चीज़ दिया हुआ रहता है, वहीं से आप ऐसे थ्योरम को एक बार दिमाग में रखिए, आप करिए, आसानी से हो जाएगा। हम लोगों ने इसी तरीके से थ्योरम नंबर 6 को भी प्रूव कर डाला। आइए थ्योरम नंबर 7 पे हम शुरू करते हैं। प्रमेय नंबर 7, ये हमारा क्या है, प्रमेय नंबर 7वां है। 7वां प्रमेय को हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। इसको आप फोकस न करिए, ये 7वां है। क्लियर? कर है, सिद्ध करिए कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो हम लोगों को प्रूव करना है क्या, कि त्रिभुज का, कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये आपको हमने बताया था और ये भी बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो मान लेता हूँ ABC। क्लियर? तो हमने क्या बोला कि दिया है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया है,
क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी में 3 भुजाएं ए बी बी सी सी ए सी है, ये लिख सकते हैं। अभी आज हम लोग सिद्ध करते हैं। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, तो हम लोग लिखते हैं जाड़े सिद्ध करना है। ठीक है, आप दिया है हमें इतना ही लिख सकते हैं, बाकी आगे आप जो करना चाहते कर सकते हैं। अगर भुजा है तो 3 भुजाएं आप लिख सकते हैं यहाँ, 3 भुजाएं ए बी ए सी तथा ए बी ए सी तथा बी सी हैं। ठीक है, 3 भुजाएं हो गए। अब सिद्ध क्या करना है कि कोई 2 भुजा का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। तो कोई 2 भुजा यानी कि मान लेता हूँ ए बी प्लस ए सी, तो ए बी प्लस ए सी, इनका योगफल बड़ा होना चाहिए किससे, बी सी से। यही हम लोगों को सिद्ध करना है। इसके आगे वाला थ्योरम क्या रहेगा, किन्हीं 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो उस थ्योरम को हम लोग अभी प्रूव करेंगे। अब पहले हम लोग देख लेते हैं इस थ्योरम को, सिद्ध यही करना है। ठीक, अब सिद्ध करना है, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, रचना करेंगे। अब रचना में क्या लिखेंगे, बिना रचना किए तो सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए हम लोगों को क्या करना होगा, रचना करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे रचना करें। ठीक है, तो बी ए को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और ए सी लेंथ के बराबर आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस अ लाइन बी ए एट डी तक। कहाँ तक प्रोड्यूस करना है, चलिए डी तक हम लोगों ने डी लिया हूँ, हाँ चलिए यहाँ डी लेता हूँ। तो हमने क्या किया, बी ए को डी तक प्रोड्यूस किया और ऐसा प्रोड्यूस किया सच डैट कि बी ए इक्वल टू ए सी, यानी कि ए डी जो है, ए डी जो नया डिस्टेंस आएगी, ये जो ए डी होगी किसके बराबर हो जाए, ए सी के बराबर हो जाए। ठीक है, बी ए को डी तक प्रोड्यूस करिए और ऐसा प्रोड्यूस करिए कि ए डी ए सी के बराबर हो, यानी कि दोनों लेंथ क्या हो, बराबर हो। क्लियर, ये रचना करना है हमको। क्लियर, तो ये रचना हम लोगों को करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं रचना। अब करना क्या है, रचना जानते हैं, डॉटेड लाइन से हम लोग करते हैं, सीधी नहीं जा रही है, कोई बात नहीं, हम लोग सीधा करते हैं इसको। क्लियर, चलिए कलर थोड़ा सा वाइट कलर ले लेते हैं। चलिए इसको हम लोग रचना करते हैं। ये गया, ये गया, ये रचना कर लिया। कहाँ तक ले गए हम लोग, डी तक। अब हम लोग क्या करेंगे, डी को सी से ज्वाइन करेंगे, डी को सी से ज्वाइन करेंगे। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, रचना हो जाएगा। अच्छा, ये डैश लाइन ये दिखा रहा है कि हम लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में हम लोगों ने रचना के थ्रू में किया है। ये दिखा देता है कि हाँ हम लोगों ने रचना में किया है। क्लियर, तो हम लोग को यही लिखना पड़ेगा, बी ए को क्या लिखेंगे, रेखाखंड बी ए को बिंदु डी तक बढ़ाया, बी ए को बिंदु डी तक बढ़ाया। और कैसे बढ़ाया कि ए डी बराबर क्या, ए सी, ए डी बराबर ए सी। बी ए को बिंदु डी तक बढ़ाया, ए डी बराबर ए सी। इतना बोल सकते हैं हम लोग, ए डी बराबर ए सी। तो अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं, प्रोड्यूस बी ए टू पॉइंट डी सच डैट ए डी इक्वल टू ए सी, ए डी बराबर ए सी। इस तरह से आपको दिखाना पड़ेगा, तक बढ़ाया, ए डी बराबर ए सी। अब आगे क्या कर सकते हैं, डी को सी से मिलाया, डी को सी से मिलाया, डी को सी से मिलाया। ये हमारा रचना हो जाएगा। क्या रचना होगा, बी ए को डी तक बढ़ाया, ठीक है, और ऐसा बढ़ाया कि ए डी ए सी के बराबर है, यानी कि ये दोनों लेंथ दोनों को हमने क्या किया, बराबर कर दिया। क्यों किया हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा, यानी ए डी को ए सी के लेंथ के बराबर आगे बढ़ाया हूँ। क्लियर, और वो जहाँ पे जा करके मिला कहाँ है, पॉइंट डी, अब डी को सी से हमने मिला दिया। इस तरह से हमारा काम हो गया। क्लियर, ये हम लोगों को करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग दिमाग लगाते हैं। अब देखिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी है तो वही केस होगा, बड़ा कोण बड़ी भुजा, छोटा कोण छोटी भुजा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाते हैं और कैसे प्रूव करना है इसको थोड़ा आप लोगों को हिंट देते हैं। क्लियर, हिंट क्या रहेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब बताइए, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, ए सी किसके बराबर है, ए डी के। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए बी प्लस ए सी, ये प्रूफ बड़ा होना चाहिए किससे, बी सी से, ये दिखाना है।
तो थोड़ा सा हम लोग उल्टा सोच रहे हैं और उसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए कितने शानदार तरीके से हमारी थ्योरम प्रूफ होती है। क्लियर? तो ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन क्या होगा, बी सी, ये प्रूफ करना है हम लोगों को। अच्छा ए बी को ए बी रहने दीजिए, अब प्लस ए सी हमारा किसके बराबर हो गया, ए डी के बराबर हो गया। यस, ए डी के बराबर हो गया, यानी क्या हो गया, बी सी। अच्छा ए बी और ए डी को मिलाऊंगा, ए बी और ए डी को मिलाऊंगा, क्या मिल जाएगा हमारा, बी डी मिल जाएगा। इसका मतलब बी डी मिल गया। अब बी डी ग्रेटर देन क्या दिया है, बी सी दिया है, यानी कि बी डी भुजा बड़ी है किससे, बी सी से। इसका मतलब यह हुआ कि बी डी के सामने वाला एंगल और बी सी के सामने वाले एंगल से क्या होगा, बड़ा होगा। तो बी डी के सामने वाला एंगल क्या है, ये एंगल है, ये पूरा का पूरा एंगल है। अगर हम इसको थोड़ा नामकरण कर लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं कितना, x। एक मिनट, देखिए इस एंगल को हमने मान लिया x और इसको मान लिया हमने y। अब बताइए दोनों भुजाएं बराबर हैं तो भी कितना होगा, y होगा। इसको हमने मान लिया कितना, z। कर लिया ऐसे, क्लियर? नामकरण हमने कर लिया समझने के लिए आपको, और नामकरण आपको बताया हूँ, ट्रायंगल एंगल को इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपने तरीके से हम लोग मान सकते हैं। नहीं तो आप इसका नामकरण ऐसे करेंगे ए डी सी, ए डी सी इतना लंबा लिखने से अच्छा है कि हम इसको वाई मान लिए, उसको वाई पढ़ेंगे। क्लियर? तो आपको दिखाना है क्या कि बी डी के सामने वाला एंगल, यानी कि एंगल पूरा ये सी, एंगल सी, यानी कि सी कितना बोलेंगे, ये पूरा का पूरा ये सी, ये सी बड़ा होगा किससे, इसके सामने वाला एंगल क्या है, बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, बड़े वाले त्रिभुज बी सी डी में। अब बी सी डी में जाएंगे तो बी डी के सामने वाला एंगल ये और बी सी के सामने वाला एंगल ये, यानी कि ये एंगल अगर बड़ा हो जाए इससे, किससे, एंगल वाई से, इसका मतलब हमारा सिद्ध हो जाएगा। क्लियर? यानी कि एंगल सी कितना है, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई है ना। एंगल सी कितना है हमारा, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, और ये दोनों का सम वाई से बड़ा हो जाए तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। यही करना है, यही सिद्ध करना है। क्लियर? आप देख ही रहे हैं, बड़ा हो ही गया है और सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, ऐसे उल्टा हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले हम लोगों को दिखाना क्या होगा कि ये एंगल इससे बड़ा है। अगर ये दिखा दूंगा तो उसके अपोजिट साइड में हम लोग उल्टा उल्टा करते चले जाएंगे और क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। क्लियर? तो ये दिमाग लगाना होगा। ये भाई देखिए मैंने ये दिमाग में रखा हुआ था और उसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। क्लियर? बुक की भाषा को जितना हो सके उतना हम लोग यूज कर सकते हैं, वरना हम लोग टेक्निक को अप्लाई करके आगे बढ़ना है। तो इसलिए हम लोग टेक्निक अप्लाई करेंगे और देखिए टेक्निक अप्लाई किया, प्रूफ हो गया। तो ऐसे करना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा हम लोगों को, x प्लस वाई एंगल का सम ग्रेटर दिखाना है किससे, y से। तो सबसे पहले हम ट्रेंगल जाएंगे, एन ट्रेंगल ए डी सी ट्रेंगल में जाते हैं। तो हम लिखते हैं क्या, यहाँ पे उपपत्ति में आते हैं। वो हमारा रफ वर्क है, ठीक है, उसको आप समझिए कि क्या है, वो रफ वर्क है। इट इज माई रफ वर्क, ठीक है। ये समझने के लिए है, क्या है, रफ वर्क है, ये समझने के लिए हमने दिया। एक मिनट, चलिए उपपत्ति में हम लोग क्या पढ़ेंगे और कैसे लिखना है ये पहले ध्यान देते हैं। क्लियर? उपपत्ति में थोड़ा सा ध्यान देना है। उपपत्ति में क्या करना है, त्रिभुज ए डी सी में थोड़ा आएंगे हम लोग, त्रिभुज ए डी सी में। और त्रिभुज ए डी सी में क्या दिख रहा है आपको, ए सी इक्वल टू ए डी। ये कहाँ से आया, रचना से आया, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया तो ए सी ए डी बराबर हो गया है। क्लियर? अच्छा ए सी इक्वल टू ए डी है तो ए सी के सामने वाला एंगल कौन सा होगा, एंगल ए डी सी बराबर होगा ए डी के सामने वाला एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, ये बराबर होगा। अब इन दोनों एंगल को हमने क्या मान लिया, एंगल वाई, तो मान लेता हूं एंगल किसके बराबर है, वाई के। क्लियर? तो बताइए ये दोनों कोण बराबर हो गए, त्रिभुज इतने से पता चल गया। ओके, अब आते हैं हम लोग त्रिभुज कौन सा, बी डी सी में। हाँ, या फिर हम लोग ले लेते हैं कौन सा त्रिभुज, कौन सा ले लें, क्योंकि हम लोगों को ये पूरा का पूरा एंगल लेना है। ठीक, यस, तो कौन सा त्रिभुज ले लूं, ए बी सी में। अगर ए बी सी हम ले लेंगे तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा, ये एक्सटीरियर जो एंगल होगा जेड प्लस एक्स के बराबर होगा। यस, अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है जेड प्लस एक्स। यस, तो उससे क्या रिजल्ट मिलेगा,
उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो हम लोग करते हैं क्या कि बड़े वाले त्रिभुज में ले लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, त्रिभुज ए कौन सा बी डी सी में, त्रिभुज बी डी सी में, क्लियर। अभी हम लोग करते हैं, अब बी डी सी में आते हैं हम लोग। तो बी डी सी में देखा जाए तो एंगल x प्लस वाई, यानी कि ये जो एंगल का सम है x प्लस वाई, वाई से बड़ा होगा, हाँ या ना। देखिए ये कितना है हमारा x है और ये कितना है y है, तो यानी ये दोनों एंगल x प्लस वाई जो है एंगल y से बड़ा है कि नहीं, हाँ या ना। यानी कि बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं, यस, ठीक। तो देखा जाए x प्लस वाई बड़ा है किससे, एंगल y से, ठीक। तो BDC में एंगल x प्लस एंगल y बड़ा होगा एंगल किससे, y से। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है y है, यहाँ y है। अब इसमें कुछ एंगल जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना, ये एंगल बड़ा हो जाएगा किससे, y से, ये आपको पता होना चाहिए। अब बताइए x प्लस वाई बड़ा है, यानी कि एंगल C क्या है, बड़ा है एंगल D से, यानी कि एंगल C बड़ा है किससे, एंगल D से। इतना हम लोग लिख सकते हैं, एंगल C किससे बड़ा है, D से। अब एंगल C के सामने वाली भुजा क्या है, BD है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि BD बड़ा होगा एंगल D के सामने वाली भुजा क्या है, BC। समझ रहे हैं हम किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, BDC त्रिभुज की बात कर रहे हैं, बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, क्लियर। यानी कि x प्लस वाई का सम एंगल y से क्या है, आधा है, ज़्यादा है, इसलिए हमने बनाया। अब ये एंगल कितना हो गया हमारा, C हो गया, अब ग्रेटर देन एंगल D हो गया, क्लियर। अब C के सामने वाले क्या भुजा है, BD, और D के सामने वाले भुजा क्या है, BC है। अब हम BD को क्या लिख सकते हैं, देखिए BD को हम लिख सकते हैं क्या, BA प्लस AD ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, BC, क्लियर। अच्छा AD किसके बराबर है, AC के है, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या, BA प्लस AC ग्रेटर देन BC। अब बताइए प्रूफ हो गया कि नहीं, यानी कि यहाँ देना पड़ेगा कि AD इक्वल टू क्या है, AC है, ये रीजन देना पड़ेगा। क्यों, AD इक्वल टू AC है, तो BA प्लस AC ग्रेटर देन BC प्रूफ हो गया। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था कि सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और थ्योरम को प्रूव होना आपको पता होना चाहिए, कैसे प्रूफ होता है। ऐसे करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, वहाँ बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा, इस ट्रायंगल की बात करेंगे हम लोग, इस तरह से हम लोग उल्टा करके प्रूव कर लेंगे। कैसे प्रूव करना है समझने के लिए हम लोग रफ वर्क किए थे। रफ वर्क में हमने आप लोग बताया था कि जो प्रूव करना है उसी को हम लोगों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, ये लिखा, फिर उसके बाद उसकी जगह ये लिख दिया, एक का BD बन गया। हम लोग प्रमेय नंबर चौथा लगाया, बड़ी भुजा बड़ा कोण, छोटी भुजा छोटा कोण बना दिया। अब उल्टा हम लोग देखना शुरू कर दिए। उल्टा कैसे बनाएंगे, x प्लस वाई कब लाएंगे, जब बड़े वाले त्रिभुज में आएंगे। इस तरह से हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया, काम हो गया, और उम्मीद करता हूँ आप सीख गए होंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का लास्ट थ्योरम। तो लास्ट थ्योरम हमारा क्या है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के बीच का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन थर्ड साइड्स, यानी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी ये क्वेश्चन दूंगा, आप फंस जाएंगे। कहिए तो अभी हम दे दें आपको क्वेश्चन, चलिए देते हैं और करके बताइए। ABC एक त्रिभुज है, ये भुजा हमने दे दिया 5, ये दे दिया हमने 8। तो बताइए तीसरी भुजा क्या हो सकती है, और तीसरी भुजा मान लेता हूँ कितना है, x है, तो x एक क्या है, हमने ये भी दे दिया, x एक क्या है, पूर्णांक संख्या है, x एक क्या है, पूर्णांक संख्या है, x एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। और भी आपको और भी डिटेल बात दे रहा हूँ, x एक क्या है, प्राकृतिक संख्या, ये भी बोल दिया, क्लियर। x एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक। अब हमको आपको बताना होगा कि x के कितने मान होंगे। तो x का कुल अधिकतम मान क्या होगा, ठीक। और ऐसे ही x के अनेक अनेक जब मान आएंगे तो कितने त्रिभुज बनेंगे,
कितने त्रिभुज बनते हैं, यानी कितने त्रिभुज बनेंगे। ठीक, तो ये आप लोगों को चैलेंजिंग क्वेश्चन हो जाता है। क्लियर, चैलेंजिंग इसलिए क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि इस थ्योरम को पढ़े बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि थ्योरम जो हम लोग अभी पढ़े हैं, इसके पिछले वाला, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होनी चाहिए। क्लियर, यानी कि अगर ये थ्योरम अप्लाई करेंगे तो देखिए इस बहुत ही कम समय में और बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तीसरी भुजा क्या है हमारी, एक्स। ये तीसरी भुजा क्या बोलता है कि अन्य दो भुजाओं के, अन्य दो भुजा यही है ना इस त्रिभुज की, अन्य दो भुजाओं के योगफल से छोटा होता है। तो इन दोनों का योगफल कितना है, 5 13, यानी ये क्या है 13 से छोटा है, सॉरी 13 से क्या है ये छोटा है, 13 से क्या है छोटा है। देखो यक्स छोटा है ना 13 से, यस। अब क्या बोलता है यक्स, कहता है कि इन दोनों भुजाओं के, अन्य दो भुजाओं के अंतर से क्या होता है, ये बड़ा होता है। अब ये बड़ा होगा किसके, इनके अंतर से। 8 में 5 घटाओ कितना आएगा, 3, यानी कि यक्स का क्या क्या मान हो सकता है, 3 से लेकर के 13 तक में आ सकता है। तो 3 से लेकर के 13 तक में क्या क्या आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा। यानी कि और ये यक्स हमारा कैसा होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। देखिए प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। देखिए पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब x के कितने मान आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, x के पूरे कितने मान आए, 9। यानी कितने त्रिभुज बन सकते हैं, 9 तो त्रिभुज बन सकते हैं अगर हम प्राकृतिक संख्या लेंगे तब। अगर मान लीजिए x के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया कि x एक पूर्णांक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, क्या है, तो x के बारे में अगर कुछ भी नहीं बोला गया तो x यहाँ 3 और 13 के बीच में बहुत से नंबर हो सकते हैं। 3.5, 3.6, 3.99, 4, 4, 4.5, 4.5। बताइए आपको हमने किसमें उसमें क्या बोलते हैं चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम में, नंबर सिस्टम में हमने आपको बताया था 1 और 2 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं। 1 और 2 के बीच में बहुत सी संख्याएं होती हैं, समझ गए। अनंत प्रकार की परिमेय संख्याएं होती हैं और अनंत प्रकार की अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब बताइए हम तो 1 और 2 की बात कर दिया, लेकिन यहाँ पे 3 और 13 के बीच में है, तो 3 और 13 के बीच में बहुत सी परिमेय संख्याएं होती क्या, क्योंकि यहाँ पे यक्स हमारा परिमेय अपरिमेय अगर कुछ भी आ जाए तो यहाँ पे हम अनंत प्रकार के त्रिभुज बना सकते हैं। क्लियर, इसलिए हमने कंडीशन दे दिया कि यक्स क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो बताइए कितने त्रिभुज बनेंगे, तो पूरे कितने त्रिभुज बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरे 9 त्रिभुज बनेंगे। कितने त्रिभुज बनेंगे, 9। अच्छा x का न्यूनतम मान क्या होगा, 4। x के कितने सबसे न्यूनतम मान क्या होगा, 4। x का अधिकतम मान कितना होगा, 12। आपसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। देखिए इन थ्योरम का अप्लाई करके हम लोग कितना अच्छा कर लिए हैं। अच्छा इस थ्योरम को अप्लाई करके हम लोग त्रिभुज की ये भी बता सकते हैं कौन त्रिभुज बनेगा। जैसे हमने बोला 8 9, ये बताइए 7, क्या त्रिभुज बन सकता है, अगर त्रिभुज है तो बताइए। 5 12 13, क्या ये त्रिभुज बनेगा, आपको पता करना है। अब हमने दे दिया एक आपको 7 9 16, ये दे दिया। अब बताइए त्रिभुज है, तो हमने क्या किया, त्रिभुज होने के शर्त होने चाहिए। पहला शर्त क्या, इनकी किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी, इनकी कोई दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी। तो देखिए 9 8 17, 17 बड़ा है 7 से, यस। 9 7 16, 16 बड़ा है 8 से, यस। 8 7 15, 15 बड़ा है 9 से, यस। इन दोनों का अंतर तीसरी से बड़ा होना, छोटा होना चाहिए। 9 8 का अंतर 1 छोटा है इससे, यस। 9 7 का अंतर 2 छोटा है इससे, यस। इस तरह से आपको हर तरीके से चेक करना होगा। 13 5 18 बड़ा है इससे, यस। 12 13 25 बड़ा है इससे, यस। 12 5 17 बड़ा है इससे, यस। इनका अंतर 1 इससे बड़ा है, छोटा है, यस। कहने का मतलब अंतर छोटा होना चाहिए और योगफल बड़ा होना चाहिए। क्लियर, ऐसे सब जगह चेक करना है। तो 9 7 16, अब बताइए बराबर हो गया। अब बताइए त्रिभुज बनेगा, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ त्रिभुज नहीं बनेगा। ये है कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। क्लियर, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग इस थ्योरम को हम लोग प्रूव करते हैं। और थ्योरम क्या है कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के बीच का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए। अब हम पूरा क्लीन करेंगे, आपको थ्योरम पता हो गया होगा। ठीक है, थ्योरम क्या है, कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज ABC, ठीक है। अब दिया क्या है, दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में क्या, गिवन, ठीक है। दिया है त्रिभुज ABC में,
ए बी ए सी तथा बी सी त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इन ए ट्रेंगल ए बी ए सी एंड बी सी आर 3 साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल ए बी सी। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम करेंगे सिद्ध करना है। हेडिंग डाल देते हैं हम लोग, क्या सिद्ध करना है। ये हम लोगों का प्रमेय नंबर कौन सा है, प्रमेय नंबर 8वां प्रमेय, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, टू प्रूव। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू प्रूव, सॉरी प्रूव दैट। इसको क्या बोलते हैं, प्रूव दैट, यानी कि सिद्ध करना है, प्रूव दैट। अब क्या सिद्ध करना है ये आपको पता होना चाहिए। कोई दो भुजा का अंतर, यानी कि कोई दो भुजा कौन सा ले लें, कोई दो भुजा कौन सा ले लें, ए बी माइनस ए सी लेस देन किससे, बी सी से, ये सिद्ध करना है। यानी कि कोई दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए, ये सिद्ध करना है, समझ गए। यानी कि ए बी माइनस ए सी लेस देन बी सी, ये सिद्ध करना है। अब हम लोग करेंगे क्या, रचना करेंगे। अब वहाँ पे देखिए हम लोग दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, तो वहाँ हम लोग एक्सटर्नल कंस्ट्रक्शन किए थे। एक्सटर्नल मतलब होता है बाहर रचना किए थे। अब यहाँ पे अंतर छोटा होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे अंदर ही कुछ गेम खेलना होगा, अंदर ही कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल नहीं इंटरनल कंस्ट्रक्शन करेंगे, समझ गए, आंतरिक रचना करेंगे। तो चलिए आंतरिक रचना करते हैं। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं क्या यहाँ पे, रचना, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन। तो चलिए रचना करते हैं हम लोग। रचना करने में हम लोग बहुत माहिर हैं। रचना क्या किया हमने, ध्यान से देखिए, ये ऐसे हम लोगों ने ऐसे बना लिया। थोड़ा सा त्रिभुज को और बड़ा कर दूं, ऐसे दिखे ए बी सी, ए बी माइनस ए सी इक्वल टू ग्रेटर लेस देन बी सी, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, रचना किया। क्या रचना कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। बी से ए सी पर एक लाइन ड्रा किया, और ऐसा लाइन कि क्या हो, एक मिनट, वाइट कलर ले लो, वाइट कलर। बी सी से हमने क्या किया, ए सी पर एक लाइन ड्रा किया, और हमने ले लिया क्या, डी, ये क्या है, सी है, डी ले लिया। और ये बी डी जो है, ऐसा हमने लाइन ड्रा किया कि ये जो बी डी है किसके बराबर है, कितना ले लो, ए डी के बराबर। ऐसा कट किया कि ए बी जो है ए डी के, ए बी ए डी, यस। तो यानी कि इन दोनों लेंथ के बराबर हमने इसको ले लिया। यानी कि जितना लेंथ ए बी है उतना ही लेंथ पे जा करके हमने एक पॉइंट डी ले लिया, ये कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये पता होना चाहिए, ए बी लेंथ के बराबर हमने ए सी लाइन पे एक पॉइंट डी लिया और हमने इस तरह से मिला दिया। अब बी को डी से मिला दिया, ठीक है। इस तरह से बनाना होगा, ये रचना में करना पड़ेगा। तो रचना में आपको लिखना पड़ेगा, टेक अ पॉइंट डी ऑन लाइन ए सी, या ए सी रेखा पर रेखाखंड ए सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार लिया कि ए बी बराबर ए डी। अब क्या लिखेंगे, बी को डी से मिलाया, ये हम लोग रचना में लिख सकते हैं, बी को डी से मिलाया।
ये रचना हो गया। अब रचना के बाद हम लोग क्या करेंगे, उपपत्ति डालेंगे, हेडिंग उपपत्ति। हेडिंग क्या रहेगी, उपपत्ति। उपपत्ति में क्या लिखते हैं हम लोग, टू प्रूव, यानी कि अब हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। क्लियर। अब हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, यही तो बताना है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा रफ वर्क करते हैं, ठीक है। आप लोग भी ऐसे समझा करिए, रफ वर्क करते हैं और उसी में हम लोग दिखाते हैं कि कैसे करना है। जो सिद्ध करना है पहले उसको लिख लिए, ए बी माइनस ए सी लेस देन क्या है, बी सी है। क्लियर। अच्छा, ए बी किसके बराबर है, ए डी के बराबर है। ए बी किसके बराबर है, ए डी के। चलिए लिख दिया, ए डी माइनस ए सी लेस देन क्या हो गया, बी सी। अच्छा, ए डी माइनस ए सी, ए डी क्या कर दिया, तो अंतर है। अंतर मतलब देखो, अंतर मैंने बोला हूँ, कोई दो भुजा का अंतर तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए। ऐसा अगर है तो इसका मतलब यह हुआ कि अंतर हुआ। अंतर मतलब यह हुआ कि आप अंडरस्टूड ले लीजिए, बड़ी में से छोटी ही घटा रहा हूँ। क्लियर। ऐसा बन के इसका मतलब बड़ी ये है, छोटी ये है, चाहे इसको बड़ी चाहे इसको छोटी। यहाँ पे ये समझने का मतलब है, अगर ऐसा दिया है इसका मतलब जैसे हमने लिखा ए ग्रेटर ए माइनस बी, ए बी का अंतर, ए और बी का अंतर अगर लिखना हो इस तरह से हम लोग लिखेंगे। क्लियर। अगर ए माइनस बी लिखा हूँ ऐसे लिखूंगा। क्लियर। इन दोनों में अंतर है, क्या अंतर है, अंतर का ही है। देखो ए इस तरह से लिखा है, इनमें से ये नहीं क्लियर है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसमें से ये क्लियर हो गया कि ए बड़ा है और बी छोटा है। क्लियर। तो यहाँ क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन हम अपने हिसाब से यानी कि एसी में से एडी घटा रहे हैं। ये अंतर दिया हुआ है, ये अंतर दिया हुआ है, ठीक है। एसी में से एडी घटा रहा हूँ, ये पूरी की पूरी लेंथ में से हम क्या घटा रहे हैं, एडी घटा रहे हैं। समझ रहे हैं। तो हमारा क्या रिजल्ट आ रहा है, ये आ रहा है डीसी। समझ रहे कि नहीं। यानी कि एसी में से एडी घटाऊंगा क्या आएगा, हमारा डीसी आएगा। और डीसी लेस देन क्या है, बीसी है। यानी कि ये डीसी क्या है, बीसी से छोटा है। अब बताइए हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, कौन सा, बड़ा कोण बड़ी भुजा, छोटा कोण छोटी भुजा। क्लियर। तो अब बताइए डीसी के सामने वाला एंगल क्या है, इसको मान लेता हूँ कितना है, एक्स है। ये एंगल एक्स हो गया। और बीसी के सामने वाला एंगल क्या है, इस त्रिभुज में आ रहे हैं, बी डी सी में आ रहे हैं, ये एंगल मान लेता हूँ क्या है, वाई है। क्लियर। तो ये एंगल वाई है। क्लियर। तो अगर ऐसा हम दिखा दें, ऐसा दिखा देंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पे। यहाँ पहुँच जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पे। यहाँ पहुँचेंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पे। क्लियर। तो आपको ये दिमाग में रखना होगा, ये रफ वर्क आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा। क्लियर। तभी हम लोग प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, उल्टा देखते हैं। उल्टा पहले हम लोग दिखाना पड़ेगा एंगल एक्स जो है छोटा है एंगल वाई से, ठीक। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, कौन से त्रिभुज में आए हम लोग पहले, चलिए यहाँ पे हम नामकरण कर देते हैं। एक्स वाई हो गया, इसको मान लेता हूँ एंगल पी, इसको मान लेता हूँ एंगल क्यू। नहीं, एक्स वाई, इसको एंगल जेड ले लिया तो भी एंगल कितना हो जाएगा, जेड हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या, ए बी बराबर क्या है, ए डी है। ए बी किसके बराबर है, ए डी के है। इसका मतलब ए एंगल ए बी डी, ए बी डी बराबर होगा एंगल ए डी बी के, ए डी बी के। और इसको हमने क्या माना हो, एंगल जेड। इस तरह से आपको पता होना चाहिए, इस तरह से आपको करना चाहिए, और कर भी रहे हैं हम लोग, इस तरह से करना है। आइए हम लोग देखते हैं त्रिभुज ए बी डी में एंगल हम निकालते हैं कितना, वाई। अगर एंगल वाई निकालेंगे तो एक्स वाई, ठीक। एंगल वाई निकालें, एंगल वाई निकालेंगे क्या मिलेगा हमको, एंगल वाई। अगर मैं ये और ये एंगल पता कर लूँ, ये एंगल मान लेता हूँ जेड, ये मान लेता हूँ स्मॉल ए डिग्री, ठीक है। अगर वाई को मैं लिखूँ तो क्या लिखूँगा, जेड प्लस ए,
अगर मैं यहाँ पे y को लिखूँ तो एंगल y, उसी त्रिभुज की बात कर रहा हूँ, एंगल y किसके बराबर हो जाएगा, एंगल z प्लस एंगल a के। क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से, ठीक है, वाह कोण प्रमेय से, ठीक है। और वाह कोण प्रमेय क्या बोलता है, कोई त्रिभुज के वाह कोण अन्य दो विपरीत कोणों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। वही चीज लिखा हूं मैंने, ठीक, ये हो गया, यस। अब त्रिभुज कौन से में आए, अब हमारा टारगेट ये है, जान लीजिए, एंगल वाई बड़ा होना चाहिए एंगल एक्स के, यानी कि ये एंगल बड़ा होना चाहिए किससे, इससे, यही हमारा टारगेट है। इस टारगेट को कंप्लीट करना है तभी प्रूफ होगा। एंगल वाई बड़ा होना चाहिए एंगल एक्स से, तो एंगल वाई बड़ा होना चाहिए एंगल एक्स से, तो वाई बराबर क्या आ गया, जेड प्लस ए आ गया, यस। अब किस त्रिभुज में आए, त्रिभुज ए बी सी में आए हैं। ठीक, चलिए थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसके नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग में क्या नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा आप लोगों को दूसरी तरह से सोचना पड़ेगा। क्या दूसरे तरीके से, ये कंस्ट्रक्शन हम लोग ने किया था, ठीक, ये डी था, ठीक। नंबरिंग कर लेते हैं, सबसे बढ़िया, इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इस तरह से हम लोग नंबरिंग कर लिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबरिंग कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्लियर। तो ये दोनों एंगल क्या है, बराबर हैं, तो एंगल, तो दोनों बराबर, तो एंगल 3 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एंगल 2। एंगल 3 किसके है, 2 के इक्वल है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से एंगल 1 जो होगा बराबर होगा किसके, एंगल 1 बराबर होगा किससे, 3 प्लस 2 से, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 2 से, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, अगर एंगल 1 जो है 3 और 2 से दोनों से क्या है, बराबर है, तो एंगल 1 बड़ा होगा एंगल 3 से भी, और एंगल 1 बड़ा होगा एंगल 2 से भी, क्लियर। ये पता होना चाहिए, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये हुआ एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इच इंटीरियर एंगल से क्या होता है, बड़ा होता है। यानी कि बाह्य कोण विपरीत सभी अंतः कोणों से हमेशा बड़ा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर 1 = 3 + 2 है, 1 = 3 + 2 है, तो 1 ग्रेटर होगा 3 से भी, और 1 2 से भी बड़ा होगा, क्लियर। ये आपको होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ से देखिए, ये एक्सटीरियर एंगल, यानी एंगल 2 जो है, त्रिभुज किस में आ जाए, त्रिभुज BCD में। अब लिखेंगे त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में क्या है कि एंगल 2 बराबर किसके होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5। इसका मतलब यह हुआ एंगल 2 भी बड़ा होगा किससे, एंगल 4 से। यहाँ मैं समीकरण ले लिया कितना, वहीं रीजन देना नहीं है, यहाँ समीकरण 1 ले लिया, इसको समीकरण 2 ले लिया, इसको समीकरण 3 ले लिया, क्लियर। अब हमारा टारगेट क्या है, आपको पता होना चाहिए, टारगेट यही है 1 4 से क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, यानी कि DC के सामने वाला एंगल क्या है, 4 है, और BC कहाँ है, ये है, BC के सामने एंगल क्या है, 1 है। यानी कि एंगल 4 छोटा हो जाए, एंगल 1 बड़ा हो जाए, तो हमारा काम हो जाएगा। ये कैसे होगा, ये तभी हो सकता है जब हम समीकरण 1 2 3 इन तीनों को मर्ज करेंगे, क्लियर। 1 कह रहा है 3 और 2 दोनों से बड़ा होना चाहिए, 1 3 से 1 जो है 2 से बड़ा है, और 2 4 से बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ एक समीकरण 2
क्या ले लें, एक मिनट, समीकरण 2 तथा 3 से, इन दोनों समीकरण ले लेते हैं। कौन सा, दूसरा और तीसरे समीकरण ले लिया तो क्या बनेगा हमारा, एंगल 1 ग्रेटर है एंगल 2 से, और एंगल 2 बड़ा है किससे, 4 से, एंगल 4 से। इसका मतलब ये हुआ एंगल 4 छोटा हो जाएगा किससे, एंगल 1 से। यस, हाँ या ना बताइए। एंगल 4 जो है 2 से भी छोटा है और 2 1 से भी छोटा है, जिसका मतलब 4 1 से छोटा होगा ही। अब बताइए एंगल 4 के सामने वाली साइड क्या है हमारी, DC। अब इसको उल्टा लिख दीजिए, 4 के सामने वाली साइड क्या है, DC, लेस देन होगा एंगल 1 के सामने वाली साइड क्या है, एंगल 1। कहाँ है एंगल 1, एंगल 1, एंगल 1 के सामने साइड क्या है, BC है, तो DC लेस देन BC। अब DC लेस देन BC, फिर उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं क्या, यही चीज जो हमने आपको दिखाया, DC लेस देन BC हो गया। थोड़ा सा इसको अगर मैं इधर और शिफ्ट कर दूं तो देखो, इधर प्रूव कर दिया, इधर शिफ्ट कर दिया, ओके ठीक है। चलिए DC लेस देन BC हो गया। अब बताइए DC लेस देन BC, तो DC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC माइनस AD, AC माइनस AD, यानी कि अंतर, AC AD का अंतर लेस देन क्या होगा, BC। अब AD को हम क्या लिख सकते हैं, AC माइनस AD, AD कोई भी लिख सकते हैं। तो आगे हम लोग लिख सकते हैं इसके बारे में क्या, AC तो रहेगा माइनस AD बराबर क्या है हमारा, AB है, तो AC माइनस AB लेस देन क्या हो जाएगा, BC। ठीक है, अंतर, इनका अंतर क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया, इनका अंतर तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए। इस तरह से हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। क्लियर, तो वो नंबरिंग वंबरिंग आपको कर करके सिद्ध करना था, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ गए होंगे, जितना मैंने बताया आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हम लोग ट्रायंगल इनइक्वालिटी के सारे थ्योरम प्रूव कर डाले हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे कॉन्ग्रेंसी, त्रिभुज के कॉन्ग्रेंट, यानी कि त्रिभुज सर्वांग कि इसके सारे थ्योरम, इसके सभी थ्योरम को प्रूव करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग कॉन्ग्रेंसी पढ़ने के बाद हम लोग सिमिलरिटी पढ़ेंगे, सिमिलरिटी पढ़ने के बाद हम लोग एक एक चीज़ें त्रिभुज के ख़त्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर हम लोग चतुर्भुज में आएंगे, फिर हम लोग वृत्त में आएंगे, फिर हम लोग वृत्त में आने के बाद मेंसुरेशन, ये सब करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज का थ्योरम हमारा ख़त्म होता है। तो आप जानते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और प्यार देते रहिए और ऐसे ही विश्वास बनाते रहिए। हम आपको डेली एक एक वीडियो बनाते रहेंगे। क्लियर, तो इसी कड़ी के साथ हम लोग विदा लेते हैं आपसे, और हमारी टीम पूरी आपसे यही चाहती है कि आप इस वीडियो को पूरी तरह से फैलाएं। इतना फैला दीजिए कि पीछे देखने की जरूरत न पड़े, हम लोग आगे बढ़ते रहें और इतना आगे बढ़ जाएं, वीडियो हमेशा बनाते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे, आपको नई नई चीज़ सिखाते रहेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।